नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिमंडल की शपथ होगी और मंत्रिमंडल में जो सबसे प्रमुख 4 मंत्री हैं उनके नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में बातचीत की जा रही है। और मैं भी विचार कर सकता हूं और ये कह सकता हूं कि कम से कम जहां तक विदेश मंत्रालय का प्रश्न है तो वो तो मुझे लगता है कि पक्का है कि वो डॉक्टर एस जयशंकर के पास ही रहेगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही अच्छा काम किया है और देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ाई है और बिना किसी लाग लपेट के बढ़ाई है। अपने बड़े ही सुएव और सोफिस्टिकेटेड अंदाज में उन्होंने पश्चिम की बैंड भी बजाई है और जहाँ जहाँ उन्हें आपस में बढ़ाना था मैत्री भाव वो भी बढ़ाया है। तो डॉक्टर एस जयशंकर पर तो किसी को भी मुझे नहीं लगता कि आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो सबसे अहम प्रश्न जो इस समय पूछा जा रहा वो ये है कि क्या गृह मंत्रालय दोबारा अमित शाह को दिया जाएगा। यह बात इसलिए बढ़ रही है और इसलिए बात हो रही है क्योंकि अमित शाह का जो रिकॉर्ड है एज होम मिनिस्टर वो आरंभ के 6 महीने के बाद में, यानी कि आरंभ के 6 महीने में उन्होंने 2 महान कार्य किए और वे 2 महान कार्य थे। नंबर 1 370 का हटवाना और वो बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने उसको अंजाम दिया। मुझे नहीं पता कि ये जो निर्णय था वो उनका था, लगता नहीं है कि निर्णय उनका था। निर्णय निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का था, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है और जिस प्रकार से वो बिल उन्होंने कैरी किया पार्लियामेंट में वो बहुत ही शानदार था, ऐतिहासिक था। इसी प्रकार से CAA जो था वो बहुत पुरानी मांग थी और CAA का लॉ ला के और उसको लागू करवाने का जो काम किया वो भी बहुत कुशलतापूर्वक किया। उसके लिए भी वे निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन जैसे ही अराजकता फैलाने का प्रयास लोगों ने आरंभ किया और जैसे ही दिल्ली की गलियों में एक बार फिर से आपने शाहीन बाग जैसा नज़ारा देखा, दिल्ली वाले दंगे देखे, इस प्रकार की बातें जैसे ही होना आरंभ हुई, अमित शाह जी फेल हो गए। और अमित शाह जी फेल क्यों हो गए, ये भी लोगों में जो बात है, जो चर्चा होती है और जिस प्रकार से हम सुनते हैं वो उसके 2-4 कारण भी बताए जाते हैं। कुछ लोग तो बताते हैं कि भाई उनके स्वयं के मंत्रालय में हस्तक्षेप था, लेकिन उसके बाद भी जो लोगों ने देखा वो ये पाया कि भाई अमित शाह जी की जो स्टाइल है वो ऐसे इस प्रकार के जो गंभीर मसले होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मसले होते हैं तो उनकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल जिस प्रकार की होती है ना, वो अपीजमेंट वाली या जिसको कहते हैं मांड वाली कि भाई डील कर लो। कहीं भी उसमें एक वो स्ट्रेंथ नहीं दिखी जिसको बोलते हैं डेटरेंस। वो डेटरेंस वाला जो भाव होता है वो उनके कार्यकलापों से कभी नहीं दिखाई पड़ा। तो जब डेटरेंस नहीं होगी तो आप इस प्रकार के कार्यकलापों को रोक नहीं पाएंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। यही देखा गया जम्मू और कश्मीर में भी देखा गया कि जम्मू और कश्मीर में भी जो 370 का पूरा प्रकरण हुआ, उसके बाद में जो हुआ और उसके बाद में जो किया जा सकता था वो बिल्कुल नहीं हुआ। वो फिर वही वो मांडवाली वाली तकनीक वहाँ पर अपनाई गई, फिर वही ट्रैक 2 वाला जो है वो सेपरेटिस्ट डायलॉग जो किया जाता है वो आरंभ कर दिया गया
और उसके कारण जो भी उसके जो अपेक्षित परिणाम होने चाहिए तो वो नहीं हुए। और जो भारत के समर्थन में जो लोग वहाँ पर हैं, वो भारत के समर्थन वाले लोग फिर वो चुप रहे, उन्होंने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि ये दिख रहा था कि भारत की जो राज सत्ता है वो पुनः उन्हीं लोगों से बात कर रही है जो पूरी तरह से पाकिस्तान से मिले हुए हैं, पूरी तरह से जो जिहाद के हामी हैं। उन्हीं लोगों को अपीज़ करने में, उन्हीं लोगों से डील करने में, उन्हीं लोगों से मांडवाली करने में पूरा का पूरा शासन तंत्र, दिल्ली का राजतंत्र लग गया। ये दिखाता है कि अमित शाह को जो कश्मीर की भी और जो इस्लाम की भी जो मूलभूत जो उसकी प्रकृति है, उससे कैसे डील किया जाना चाहिए, इसका आइडिया है नहीं, एक बात। और दूसरी बात जो देखी गई कश्मीर वालों के यहाँ से ये बराबर रिपोर्ट हो रहा है कि अमित शाह किसी की सुनते नहीं हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी की बात सुनेगा नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि उसको जो है वो माता सरस्वती ने सारा ज्ञान दे दिया है और ब्रह्मा जी ने सारी बुद्धि दे दी है। ऐसा तो होता नहीं है। मनुष्य को सुनना ही पड़ता है, दूसरों से सुन के ही सीखना पड़ता है। ये बात अभी कुछ ही दिन पहले जब अमित शाह गए, जिस समय की ये बात हो रही थी कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो नहीं लड़ेगी, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार के कार्यक्रम किए गए। कुछ पुराने सेपरेटिस्ट को लाके एक नई पार्टी बना दी गई, अपनी पार्टी, और उस अपनी पार्टी को आगे बढ़ा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर दिया गया। उनसे जो है वो वैली की जो 3 सीटें हैं, उन 3 सीटों में कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए गए। जो वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान, जो राष्ट्रवादी जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उन्होंने जब मिलकर अपनी बात कहनी चाहिए तो उनको झिड़क दिया गया। तो ये कश्मीर पॉलिसी की फेलियर। बंगाल में देख लीजिए कि बंगाल पॉलिसी में किस प्रकार से जब 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर एक बर्बरता, नृशंसता हुई, उनके घर परिवार लूट लिए गए, उनके घर जला दिए गए, उनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ, उनको बंगाल छोड़ के भाग जाना पड़ा। तो उस समय की जो आपकी रिस्पांस थी होम मिनिस्ट्री की, वो देख लीजिए। वो एक बहुत ही लचर, कमज़ोर और एक ऐसे व्यक्ति की रिस्पांस थी या ऐसे मंत्रालय की रिस्पांस थी जो कि ये नहीं जानता कि उसकी शक्तियां क्या है। उसको ये नहीं पता कि संविधान ने भारत सरकार को राज्यों के ऊपर क्या शक्तियां दे रखी हैं। इसी प्रकार से आप मणिपुर का किस्सा देख लीजिए। मणिपुर में भी वही प्रयास हो रहे हैं कि साहब किसी तरह से मांडवाली हो जाए। अब ये मांडवाली वाला जो किस्सा है वो इसका बड़ा लिमिटेड इसकी जो है रीच होती है, विशेषकर जब लोग ये समझ जाएं कि आप में यह मादा नहीं है कि आप शस्त्र उठा सकें, कि आप खुल के कह सकें कि हाँ, हम समझते हैं कि यह इस्लाम की प्रकृति है, लेकिन हम इस्लाम को यहाँ सफल नहीं होने देंगे। या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि हम जिहाद को सफल नहीं होने देंगे ना, कुछ भी। साफ बात की छोड़िए, जो साफ एक्शन, जब साफ समझ नहीं है तो फिर साफ एक्शन भी नहीं हो सकता। इसलिए आप ये देखेंगे कि जो CAA जो है उसको जब उसके विरोध में जब दंगे हुए तो उसको वो समझा भी नहीं पाए ठीक से, उसके बाद फिर इतने लंबे समय तक वहाँ आंदोलन होता रहा। आंदोलन के चक्कर में आप रूल्स डिफ़र करते रहे और रूल्स इतने बाद में लाए कि बंगाल में जहाँ पर उसका धमाकेदार असर होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, जो राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, और पूरी इमेज ये बनी कि गृह मंत्रालय जो है एक लचर, एक कमज़ोर, लुंज-पुंज सा मंत्रालय। और अमित शाह की रुचि किस में थी? उनकी रुचि पूरी तरह से इसमें थी कि वो पूरी तरह से पार्टी को मैनेज करें, वो पूरी तरह से JP नड्डा को एक प्रकार का रबर स्टैम्प बना के रखे। और उसीलिए आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है कि मुख्य कारण ये है कि अमित शाह जो है वो उत्तर प्रदेश में
पूरी तरह से साइडलाइन करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, इसीलिए कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के चलते उनमें झगड़ा हुआ। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये समीक्षा हुई तो फिर जो है वो योगी के सर जब आरोप या योगी के सर पर मढ़ने का प्रयास किया गया इस हार को, तो योगी भी रिएक्ट किए और रिएक्ट करके उन्होंने भी 2-4 सुना दिए अमित शाह को। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मेरे पास इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ऐसी बातें चल रही हैं कि उन्होंने नड्डा के मुंह पे इस्तीफा भी मार दिया और उसके बाद फिर राजनाथ सिंह के बीच बचाव से कुछ बात थोड़ी बहुत कंट्रोल में आई। लेकिन सभी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो अमित शाह की विशेष रुचि जहाँ है उनको वहीं भेज दिया जाए। होम मिनिस्ट्री में उनकी रुचि विशेष नहीं है, होम मिनिस्टर के रूप में वो असफल हैं, वो प्रेसिडेंट के रूप में सफल थे, तो इसलिए उनको वापस प्रेसिडेंट बना दिया जाए भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी बात हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है। आज सायंकाल जो शपथ ग्रहण होगा तो उसमें देखने को आ जाएगा और मिल जाएगा कि अमित शाह जो हैं वो शपथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।